सोचिए, भारत की एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है। तो सरकार जो इसकी मालिक है वो ये कैसे तय करती है कि कंपनी ने अच्छा काम किया है या नहीं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का रिपोर्ट कार्ड आखिर दिखता कैसा है? सरकार कौन से पैमाने इस्तेमाल करती है? इसका जवाब मिलता है एक खास डॉक्यूमेंट से, जिसे कहते हैं एमओयू। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो ये सरकार और उसकी कंपनी के बीच एक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें साल भर के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं और इसी के आधार पर जवाबदेही भी तय होती है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है ना कि सरकार खुद अपनी ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, अर्जुन सेनगुप्ता समिति की एक रिपोर्ट से। और दिलचस्प बात यह है कि सेल उन पहली सरकारी कंपनियों में से थी जिसने इस सिस्टम को अपनाया। पहला एमओयू 1987-88 में साइन हुआ था और तब से ये हर साल होता है, एक रूटीन बन गया है। तो अब आती है रिपोर्ट कार्ड के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर सरकार सफलता को नापती कैसे है? वो कौन से मुख्य पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर सेल का मूल्यांकन होता है? चलिए इन टारगेट्स को जरा करीब से देखते हैं। ये सेल के 2025-26 के परफॉर्मेंस टारगेट्स का पहला हिस्सा है। अब जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, दो सबसे जरूरी लक्ष्य सबसे ऊपर हैं। पहला ऑपरेशन से रेवेन्यू और दूसरा फिनिश स्टील का उत्पादन, मतलब कितना पैसा कमाया और कितना स्टील बनाया। ये दिखाता है कि सरकार के लिए कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो आज भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है। सरकार कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देती है, जो इस दूसरे हिस्से में साफ दिखता है। यहाँ ईबिटा जैसे पैरामीटर्स हैं जो कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, शेयर होल्डर्स को टोटल रिटर्न। इससे पता चलता है कि सरकार, जो कि सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, उसे अपने निवेश पर कितना फायदा हो रहा है। अब इन टारगेट्स का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1,26,667 करोड़ रुपए। ये 2025-26 के लिए सेल का रेवेन्यू टारगेट है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश की इकोनॉमी के लिए इस कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है। तो सरकार के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। फिनिश्ड स्टील के प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा वेटेज यानी 20% मिला है। उसके ठीक बाद 15% वेटेज शेयर होल्डर्स को मिलने वाले रिटर्न को दिया गया है। इससे सरकार की प्राथमिकताएं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड सिर्फ टारगेट पूरा करने के बारे में नहीं होता, ये नियम कानून का पालन करने के बारे में भी है। तो एमओयू का ये हिस्सा कंप्लायंस पर फोकस करता है और अगर नियम तोड़े तो सजा भी मिलती है। और यहाँ पर नियम बहुत सख्त हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी नियम का पालन करने में कोई भी चूक हुई तो कोई आधा अधूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस पैरामीटर के लिए जितने भी नंबर तय हैं वो पूरे के पूरे कट जाएंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये चार्ट उन दो एरियाज को दिखाता है जहां सबसे भारी पेनल्टी लगती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरा छोटे उद्यमों को समय पर पेमेंट। इनमें से किसी में भी चूक होने पर सीधे 3 नंबर कट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार इन दो बातों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट नियमों की बात नहीं है। एमओयू सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को लागू करने का भी एक जरिया है। जैसे सेल के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी कुल खरीदारी का कम से कम 25% छोटे और सूक्ष्म उद्यमों यानी एमएसएमई से करें, और उसमें भी SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए खास कोटा तय किया गया है। अच्छा, तो अब जब हमने लक्ष्य और सजा दोनों को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि फाइनल स्कोर कैसे निकाला जाता है? ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है? तो देखिए, ये पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस अब एक डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम पर चलता है। सबसे पहले कंपनी अपना ऑडिट किया हुआ डेटा एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर डालती है। उसके बाद सिस्टम खुद ब खुद टारगेट के मुकाबले परफॉर्मेंस के हिसाब से स्कोर कैलकुलेट करता है। फिर कंप्लायंस में हुई किसी भी चूक के लिए नंबर काटे जाते हैं और आखिर में एक फाइनल स्कोर और रेटिंग तैयार हो जाती है। अब स्कोरिंग का एक बहुत ही जरूरी नियम समझिए। अगर किसी टारगेट का 50% या उससे ज्यादा हासिल कर लिया तो उसी हिसाब से नंबर मिल जाते हैं।
लेकिन अगर अचीवमेंट 50% से कम रह गई तो उस पैरामीटर के लिए सीधे 0 मिलता है, कुछ नहीं। और आखिर में उस न्यूमेरिकल स्कोर को एक सिंपल सी रेटिंग में बदल दिया जाता है। अगर स्कोर 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट, 70 से ऊपर तो वेरी गुड, और अगर 33 से भी कम है तो रेटिंग होती है पुअर। यही है कंपनी के साल भर के काम का फाइनल निचोड़। तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी कवायद एक इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंपनी के परफॉर्मेंस को एक अकेले स्कोर में समेटने की कोशिश है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। क्या वाकई एक अकेला स्कोर सेल जैसी विशाल और बहुआयामी कंपनी की असली कीमत, उसका असली योगदान पूरी तरह से बता सकता है?